हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयूरी सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि जब कभी भी हमें किसी भी एक पार्टिकल को लोकेट करना है या उनकी मोशन के बारे में बताना है तो हम यूज करते हैं इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का। बहुत तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स देखे जाते हैं, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। फर्दर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में जानते हैं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में जानते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जो कि अलग अलग तरीके में पार्टिकल को लोकेट कराते हैं या उनके मोशंस को डिफाइन करते हैं। अब अगर हम बात करें वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करी जाए तो वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को लोकेट करना चाहते हैं या उन पार्टिकल के मोशन को बताना चाहते हैं और वो फर्दर पार्टिकल, कोई भी हमने एक पार्टिकल ले लिया, इन्हें हमें लोकेट करना है या इनके मोशन के बारे में बताना है और इनका मोशन अगर कन्फाइंड है एक स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस, एक स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस अगर इनका मोशन कन्फाइंड है तो उस पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस की ज़रूरत है या वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत है इन पार्टिकल को लोकेट करने के लिए या इनके मोशन को बताने के लिए। दैट इज अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस मोशन में है, दैट इज वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट एंड राइट के टूवर्ड्स मूव कर पा रहा है। वन डायमेंशन मतलब यही हो गया। दैट इज अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम एक पॉइंट पे खड़े हैं और अगर हम मूव करना स्टार्ट करें, दैट इज वन डायमेंशन के अक्रॉस मूव करें, दैट इज हम सिर्फ और सिर्फ या तो लेफ्ट मूव कर सकते हैं या राइट मूव कर सकते हैं। दैट इज हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ही अक्रॉस हमारा मोशन कन्फाइंड है, उस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ हम वन डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो वन डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत पड़ती है और इस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज जब भी पार्टिकल की मोशन एक डायमेंशन के अक्रॉस कन्फाइंड, दैट इज स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मोशन में होगा तो वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी और वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वही एक सिंगल एक्सिस हमारा बता देगा कि पार्टिकल अगर कोई यहाँ पे है तो उसे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। एक ही एक्सिस उनके मोशन को रिप्रेजेंट कर देगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट होता है ओरिजिन, ओरिजिन के अगर हम राइट की बात करें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाता है, तो है ये क्या एक्स एक्सिस। तो ओरिजिन के अगर राइट साइड की बात करें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाता है, ओरिजिन के अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाता है। तो ये तो जस्ट बात हो गई वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो सिंपली वे में अगर बस हमें पार्टिकल को लोकेट करना होता है तो हम वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल अगर मोशन में रहेगा भी तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस हो रहा होगा। तो ये तो बात हो गई वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब जैसा कि हमको पढ़ना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देखेंगे कि टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे होते हैं। फर्दर हम देखेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पोजीशन वेक्टर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं एंड फर्दर हम देखेंगे कि इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बढ़ते हैं टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ। तो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम या टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो अगर जस्ट हम सिंपली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हम पार्टिकल को मोशन को डिफाइन करते हैं या पार्टिकल को लोकेट करते हैं। अगर हम टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो जस्ट इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या देखा कि जब भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस मोशन में होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस मोशन में होते हैं तो हम सिंपली वन डायमेंशनल सिस्टम को यूज करेंगे और उनके मोशन को बता देंगे। बट अगर पार्टिकल एक डायरेक्शन के तरफ ही ना कन्फाइंड हो जबकि टू डायमेंशनल हो, दैट इज उनका स्ट्रेट लाइन के बजाय अब क्या हो गया, मोशन में तो है ही, अब मोशन पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन में ना होकर के प्लेन में अगर हो जाए तब क्या देखा जाता है
कि तब उस पॉइंट पे हम वन डायमेंशन को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब पार्टिकल का मोशन एक प्लेन के अक्रॉस हो रहा है। दैट इज, मान लिया कि अगर यही एक प्लेन है तो प्लेन की जैसे ही बात की जाएगी तो हम देखेंगे कि हमारा मोशन जो है वो दो डायरेक्शंस के अक्रॉस हो रहा है, दो डायरेक्शन दैट इज कह सकते हैं दो एक्सिस के अक्रॉस हो रहा है। स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस या वन डायमेंशनल के अक्रॉस हमने क्या बोला कि पार्टिकल लेफ्ट या राइट मूव कर सकता है, बट अगर हम प्लेन के अक्रॉस पार्टिकल की मोशन की बात करें तो पार्टिकल लेफ्ट एंड राइट के साथ साथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड भी मूव करता रहेगा। दैट इज, अगर पार्टिकल लेफ्ट एंड राइट तो मूव कर ही रहा है, साथ ही साथ अगर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड भी मूव करने लग जाए तो उस पॉइंट पे हमें वन डायमेंशनल की नहीं, टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। दैट इज, पार्टिकल जब कभी भी एक प्लेन के अक्रॉस मोशन करेगा तब उस पॉइंट पे हम टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। तो टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है कि जब दो परपेंडिकुलर लाइंस या दो लाइंस जो कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं वो हमारा एक टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती हैं। अ टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज फॉर्म बाय टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो एक एक्सिस हमारी ये हो गई, दूसरी एक्सिस हमारी ये हो गई। तो पार्टिकल लेफ्ट एंड राइट भी मोशन कर सकता है एंड अप एंड डाउन भी मोशन कर सकता है। इस वजह से हमने इस तरीके के सिस्टम का यूज किया और ये सिस्टम हमारा 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। दैट इज 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये दोनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, दैट इज एक एक्सिस हमारी ये हो गई जिन्हें हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं और दूसरी एक्सिस हमारी क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई। अब ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमारा ओरिजिन कहलाता है। तो इंटरसेक्शन वाली पॉइंट, दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन वाली पॉइंट हमारी ओरिजिन कहलाती है। अब जो एक्सिस टूवर्ड्स कह सकते हैं राइट है, दैट इज जो राइट एंड लेफ्ट के मोशन को एक तरीके से डिफाइन कर रही है, वो हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है। एंड जो वर्टिकल एक्सिस है वो हमारी वाई एक्सिस कहलाती है। तो ये दो एक्सिस हो जाते हैं हमारे टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यही सिस्टम है हमारा टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। दैट इज, पार्टिकल जब कभी भी एक स्ट्रेट लाइन के बजाय एक प्लेन में मोशन करने लग जाए तो वहां पे हम यूज करेंगे टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम में, दैट इज जो हमारा है थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम बात करेंगे थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो जनरली अगर हम अपने स्पेस की बात करें तो स्पेस को कंसिडर किया जाता है एज थ्री डायमेंशन। क्यों? क्योंकि स्पेस में अगर जस्ट हम अपने स्पेस की बात करें तो हम लेफ्ट एंड राइट भी मूव कर सकते हैं, अप एंड डाउन भी मूव कर सकते हैं, साथ ही साथ आउटवर्ड एंड इनवर्ड भी मूव कर सकते हैं। तो उस पॉइंट पे अगर हमें किसी भी पार्टिकल की मोशन को बताना है, डिफाइन करना है, तो हमें थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। दैट इज एक ऐसा सिस्टम जिसमें तीन डायमेंशन हो, तीन एक्सेस हो, जो कि लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, आउटवर्ड एंड इनवर्ड सारे ही तरीके की मोशन को इजीली डिफाइन कर सके। तो थ्री डायमेंशनल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। तो थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बोले या थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो इनका फॉर्मेशन होता है बाय थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो वन डायमेंशनल में क्या देखा, सिर्फ एक एक्सिस होती है। टू डायमेंशन में क्या देखा कि दो एक्सिस होती है। थ्री डायमेंशनल में क्या देखेंगे कि तीन एक्सिस होती है, जो कि डिफाइन होती है एज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और ये तीनों ही एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि टू डायमेंशन में देखा कि जहां दोनों एक्सिस आके इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ओरिजिन कहलाएगा। उसी तरीके से अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करें तो जहां हमारे तीन एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आपस में आके म्यूचुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं या जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं एट अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन, तो वो पॉइंट हमारा ओरिजिन कहलाता है और उन्हें हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉइंट हमारा ओरिजिन हो गया। अब इस सिस्टम में अगर हम किसी भी पॉइंट को डिफाइन कर दिए तो इस पॉइंट का कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा। तो हमने बोल दिया कि ये हमारा कोई पॉइंट है, दैट इज P कोई पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये हो गया PXYZ। दैट इज अगर हम PXYZ की बात कर रहे हैं
तो ये बता रहा है कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के अक्रॉस एक्स यूनिट मूव किया है, ये पॉइंट y एक्सिस के अक्रॉस भी मूव कर रहा है एंड z के अक्रॉस भी, तो y के अक्रॉस मूव किया y पॉइंट्स एंड z के अक्रॉस मूव किया z पॉइंट्स। दैट इज अगर हमने 3 डायमेंशनल सिस्टम लिया है तो पार्टिकल ऑब्वियस हमारा तीनों ही एक्सिस के अक्रॉस मोशन में होगा, तीनों एक्सिस के अक्रॉस कितना कितना मूव किया है वही हमारे इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट बना देंगे। वेरएज अगर हम 2 डायमेंशनल की बात करें तो 2 डायमेंशन में हमने क्या देखा था कि सिर्फ 2 ही एक्सेस होते हैं, तो उसमें पॉइंट क्या हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई हो जाएंगे। दैट इज एक्स के अक्रॉस कितना मूव किया है एंड वाई के अक्रॉस हमारा पॉइंट कितना मूव किया होगा। तो ये तो बात हो गई कि किस तरीके से हम हमारा 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एंड 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या होता है। नेक्स्ट बात क्या है कि अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो जो हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो 2 तरीके का होता है। एक तो होता है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड एक होता है लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिंपल सी बात है, अगर हम अपने राइट हैंड का यूज करते हुए एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करेंगे तो वो हमारा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा, एंड जब हम अपने लेफ्ट हैंड को यूज करते हुए सिस्टम को डिफाइन करेंगे तो वो हमारा लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। तो अगर हम बात करें राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की तो ये जस्ट इसलिए भी यूज किया जाता है कि अगर हमारे पास 3 एक्सेस एक्स वाई जेड कोई भी 3 एक्सेस गिवन है तो हम किस तरीके से देख सकते हैं कि कौन सा एक्सेस हमारा एक्स एक्सेस होगा, कौन सा वाई होगा एंड कौन सा जेड एक्सेस होगा। तो अगर हम राइट हैंडेड सिस्टम की बात करें तो राइट हैंडेड सिस्टम में जस्ट सिंपली क्या होता है कि कोई भी एक एक्सिस के अक्रॉस हम अपने सारे फिंगर्स को ओपन कर लेंगे और जिस एक्सिस के अक्रॉस हमने अपने फिंगर्स को ओपन किए वो एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी। तो एक्स एक्सिस के अक्रॉस हमने फिंगर्स ओपन कर दिए, अब एक एंटी क्लॉकवाइज हम अपने फिंगर्स को ट्विस्ट करेंगे और दूसरे एक्सिस के अक्रॉस दैट इज वाई एक्सिस के अक्रॉस, दैट इज अगर एक एक्स एक्सिस हो गई एक वाई एक्सिस हो गई तो हमने इस तरीके से अपने हैंड्स को ट्विस्ट किया, कर्ल किया। तो एक एक्सिस तो हमारी एक्स हो गई, दूसरी वाई हो गई और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो हमारी जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमने किससे निकाला, राइट हैंड को यूज करते हुए, तो ये हमारा राइट हैंडेड सिस्टम हो जाएगा। वेयर एज अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को यूज करते हुए किसी सिस्टम को डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा कि इसमें भी सेम उसी तरीके से करेंगे कि एक एक्सिस जिसके अक्रॉस हमने सारे फिंगर्स को ओपन कर दिया लेफ्ट हैंड को यूज करते हुए वो हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी, एंड दूसरी क्या हो जाएगी कि अगर हमने एक्स एक्सिस के अक्रॉस किया, इस वाई एक्सिस के अक्रॉस अपने हैंड को कर्ल किया जो कि दूसरी एक्सिस थी, तो थर्ड दैट इज हमारा जो थंब है वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने लगेगा। इसमें भी देख सकते हैं कि ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो इनवर्ड की डायरेक्शन में हमारी जेड एक्सिस हो जाएगी। तो यही होता है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम या लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। दैट इज जब हम अपने राइट हैंड को यूज करेंगे तो राइट हैंडेड एंड लेफ्ट को यूज करेंगे तो लेफ्ट हैंडेड। तो ये हम इसलिए यूज करते हैं कि हमको पता चल सके कि हमारी जस्ट जेड एक्सिस की डायरेक्शन कौन सी हो सकती है। तो इस तरीके से हम इनको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि किस तरीके से पोजिशन वेक्टर्स को डिफाइन किया जाता है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करें और इसमें हमें पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करना है तो पोजीशन वेक्टर सिंपली क्या होता है कि जब कभी भी, अब ओरिजिन तो हमें पता ही है कि जहां भी आके, अब सिंस हम 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में हमारा ओरिजिन क्या हो जाएगा कि जहां पे हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जाके इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट हमारा ओरिजिन कहला जाएगा। तो ओरिजिन से हमारे किसी भी पॉइंट तक जो भी पॉइंट हमारा जो भी पार्टिकल जहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ओरिजिन से पार्टिकल जहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है वहां से एक वेक्टर बनाया जाता है ओरिजिन से उस पॉइंट तक, और वो वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो पोजीशन वेक्टर किस तरीके से 2 डायमेंशन में डिफाइन किया जाता है इसकी बात हमें करनी है। तो पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो एक पार्टिकल हम कंसिडर करेंगे P जो कि XY प्लेन में है। तो प्लेन की बात कर रहा है, दैट इज अब पार्टिकल का मोशन प्लेन में हो रहा है, तो ऑब्वियसली 2 डायमेंशनल की बात हो गई। तो प्लेन में हो रहा है और इनके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स और वाई है किसी भी टाइम पे। तो हमने एक ले लिया पार्टिकल P, तो मान लिया कि इस पॉइंट पे ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। हमने इस प्लेन में किसी एक पार्टिकल को इंट्रोड्यूस कर दिया और मान लिया कि ये पार्टिकल हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब किसी टाइम पे मान लिया कि ये पार्टिकल हमारा इस पॉइंट पे प्रेजेंट है, देन ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक एक वेक्टर बनाया जाता है। तो ओरिजिन से लेके P पॉइंट तक एक वेक्टर हमने बनाया और ये वेक्टर हमारा
पोजीशन वेक्टर कहलाता है और ये पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज आर वेक्टर से। आर वेक्टर ही जनरली इंडिकेशन होता है पोजीशन वेक्टर का। तो पोजीशन वेक्टर हमने बना लिया ओरिजिन से लेके पी पॉइंट तक। अब इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो इनको डिफाइन ऐसे किया जाता है कि इस पॉइंट पे जब हमने किसी भी, अब हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अक्रॉस हमने पॉइंट को लोकेट कर लिया। अब पॉइंट एक्स और वाई प्लेन के बीच में है, तो हमें ये देखना होगा कि इस पॉइंट ने एक्स के अलोंग कितना मूव किया है और वाई एक्सिस के अलोंग कितना मूव किया है। क्योंकि एक इस तरीके के, अब बीच में कहीं भी हो गया तो इन दोनों के बीच में ही मोशन में है। तो इस एक्सिस, अब हमें डिफाइन किस में करना है? सिर्फ और सिर्फ दो एक्सिस है, उन्हीं के रेस्पेक्ट में हमें इन्हें डिफाइन करना होगा। तो एक्स के अलोंग कितना मूव किया और वाई के अलोंग कितना मूव किया हमें बताना होगा। तो जस्ट इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए हम जस्ट परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर देते हैं दोनों ही एक्सिस के अक्रॉस। तो जब हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा कि हमने इस पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, तो ये परपेंडिकुलर हमें ये बताएगा कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग कितना मूव किया है। और पी पॉइंट से हम एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे और ये हमें बता देगा कि पार्टिकल हमारा वाई एक्सिस के अलोंग कितना मूव किया है। तो ओपी हमारा वेक्टर हो गया, ओपी हमारा वेक्टर हो गया। तो इनका प्रोजेक्शन हम देखेंगे एक्स और वाई के अक्रॉस। तो ओपी हमारा वेक्टर हो गया, जिन्हें हम आर वेक्टर बोल रहे हैं। तो ओपी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यूपी वेक्टर, क्योंकि पार्टिकल हमारा एक्स के अलोंग इतना मूव किया एंड फिर पार्टिकल हमारा वाई के अलोंग इतना मूव किया। तो ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यूपी वेक्टर। अब ओ क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओ क्यू वेक्टर की हम बात करें तो पार्टिकल ओरिजिन से चला, इसने कितनी भी यूनिट्स मान लेते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इसी तरीके से मान लिया कि x यूनिट मूव किया और q पॉइंट पे पहुंच गए। तो ये तो हो गया x। और i कैप क्यों लगाएंगे? क्योंकि i कैप क्या है? हमारा यूनिट वेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस को। तो यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? अगर i j k की बात करें तो i j k यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो कि x, y और z डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा उसको बताने के लिए हम इन वेक्टर्स का यूज करते हैं, दैट इज i कैप, j कैप और k कैप का। तो x एक्सिस तो x के अलोंग मूव किया है और i कैप लगा दिया, दैट इज x एक्सिस के अक्रॉस इतना मूव किया है हमारा पार्टिकल। वेयर एज पार्टिकल ने कितने यूनिट्स मूव किए हैं y के अक्रॉस? तो y यूनिट मूव किया है और साथ ही साथ j कैप लगा दिया, जो कि ये बता रहा है कि पार्टिकल ने मोशन किया है y एक्सिस के अक्रॉस। तो x i कैप प्लस y j कैप दोनों को सम कर देंगे, क्योंकि पार्टिकल इधर भी मूव किया और इधर भी, तो दोनों का सम जो है हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2 डायमेंशनल सिस्टम में। तो वेयर i कैप एंड j कैप आर यूनिट वेक्टर्स इन x एंड y डायरेक्शंस रेस्पेक्टिवली। और x और y क्या होते हैं? x और y मैग्नीट्यूड्स हो गए या कंपोनेंट्स हो गए x और y एक्सिस के अक्रॉस। तो इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं 2 डायमेंशनल सिस्टम में। अब देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर को 3 डायमेंशनल सिस्टम में किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो 3 डायमेंशनल की बात आई तो सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे कि 2 डायमेंशनल में कर रहे थे। एक पार्टिकल कंसिडर कर लिया, मान लिया कि हमारा एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल एक्सिस है, जहां पे भी तीनों एक्सिस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वो हमारा ओरिजिन हो गया। पी पॉइंट जो है वो पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल जो है पी यहाँ पे लोकेट कर दिया है हमने। अब पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ओरिजिन से पी पॉइंट तक हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया है, वो हमारा आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओपी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर, यही हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। आई कैप जे कैप उस टाइम लिया था, अब एक और एक्सिस हमारी ऐड हो गई है जो कि z एक्सिस है, तो एक और यूनिट वेक्टर दैट इज k वेक्टर ऐड हो जाएगा, जो कि ये बताएगा कि पार्टिकल z एक्सिस के अक्रॉस डायरेक्शन में या मोशन में है। तो ये तो इनके यूनिट वेक्टर्स हो गए x y z एक्सिस के अक्रॉस। अब अगर हमें इनके लोकेशन की बात करनी है तो हम सिंपली क्या देखेंगे? जैसे इसके पहले हमने क्या देखा था कि हम जस्ट परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते थे और उससे ही हमको पोजीशन वेक्टर मिल गया था। यहाँ पे भी इस 3 डायमेंशन में भी हम जस्ट क्या करेंगे? हम प्रोजेक्शन ही देखने वाले हैं, दैट इज परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करने वाले हैं। तो P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ जब करेंगे तो ये हो गया, P से हमने इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एक पॉइंट इधर मूव किया और इधर मूव किया, तो हम कहाँ पहुंच गए? P पे पहुंच गए। दैट इज जो हमारा पोजीशन वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा? OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर। तो हमने कैसे डिफाइन किया है? जो हमारा R वेक्टर होगा वो क्या होगा?
ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर, यही हमारा ओ पी वेक्टर है, दैट इज आर वेक्टर। तो ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर ओ पी वेक्टर बना दे रहा है। अब हम क्यू पी वेक्टर को तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जस्ट हम क्या करेंगे, z एक्सिस के अक्रॉस यहाँ इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वही हमारा बता देगा कि ओरिजिन से z एक्सिस z यूनिट्स मूव किया है, तो उतना हमारा वैल्यू हो जाएगा क्यूपी वेक्टर का। तो क्यूपी वेक्टर तो हमको इजीली पता है कि z के कैप के बराबर हो जाएगा। तो z के कैप क्यों, क्योंकि z के अक्रॉस z यूनिट्स मूव किया है z एक्सिस के अक्रॉस, और k कैप जो है उनका यूनिट वेक्टर है z एक्सिस का। अब इनकी तो बात हो गई, बट जब हम इन OQ वेक्टर की बात करेंगे तो OQ वेक्टर हम देखेंगे कि ये XY प्लेन के अक्रॉस लाई कर रहे हैं। तो OQ वेक्टर XY प्लेन के अक्रॉस लाई कर रहे हैं, दैट इज हम ये देखेंगे कि जब हम कंप्लीट OQ वेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसमें X और Y दोनों ही एक्सिस आ जा रहे हैं। दैट इज जब हम OQ वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये लाई कर रहे हैं पूरा XY प्लेन में। तो XY प्लेन में लाई करें तो इन्हें फर्दर हमें और ब्रेक करना होगा, या देख सकते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब ये कंप्लीट प्लेन के अक्रॉस मिल रहे हैं तो हमें फिर से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने होंगे। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही पॉइंट है, अब ये जो पॉइंट है हम देखेंगे कि इस ये जो वेक्टर है वो x के अलोंग कितना चला है और y के अलोंग कितना चला है। तो हम फिर से इस Q पॉइंट से क्या करेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस हम x पॉइंट तक के लिए क्या है, ये y एक्सिस है तो y एक्सिस के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस को, और ये जो OR वैल्यू है वो यही बताएगा कि हमारा ये जो है वेक्टर वो x एक्सिस के अलोंग कितना मूव किया है। वेयर एज x एक्सिस के पैरेलल ही हमें एक और वेक्टर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो y एक्सिस को जाके इंटरसेक्ट करेगा और ये बताएगा कि y के अक्रॉस पार्टिकल कितना मूव किया है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग कितना मूव किया है, यहाँ से पता चला कि पार्टिकल y एक्सिस के अलोंग कितना मूव किया है, और इस पॉइंट से पता चल गया कि पार्टिकल z एक्सिस के अलोंग कितना मूव किया है। तो हमें यही पता करना था कि पार्टिकल हमारा x के अक्रॉस, y के अक्रॉस और z के अक्रॉस कितना मूव किया है। तीनों को ऐड कर देंगे, सम कर देंगे तो हमारे पोजीशन वेक्टर का वैल्यू पता चल जाएगा। तो जब हम इनकी बात करेंगे तो ये QR परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो है बता रहा है कि पार्टिकल इतना मूव किया है। तो OR वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, XI कैप के बराबर। तो OR वेक्टर हमारा XI कैप के बराबर हो गया। वेरेज Y कितना चला है, Y की बात करें तो Y कितना चला है, Y हमारा चला है O से लेके S पॉइंट तक। तो क्या पता चल गया, OS वेक्टर हमारा YJ के बराबर हो गया, और QP तो हमने Z के पहले ही से निकाल रखा था। अब OQ वेक्टर जो है OR प्लस OS के बराबर होगा। OQ वेक्टर क्या होगा, OR प्लस OS के बराबर। क्यों, क्योंकि ये OR है, क्या यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो QS इज इक्वल्स टू OR है। इस वजह से हमने क्या लिख दिया, OR लिख दिया। तो OR XI हो गया, OS हमारा YJ हो गया, एंड QP जो है वो ZK हो गया। तो OQ की भी वैल्यू हमने निकाल रखी है। तो हमने क्या देखा कि OP वेक्टर हमारा OP वेक्टर OQ प्लस QP था। OQ की वैल्यू हमने निकाल दी क्या, OR प्लस OS। तो OP की जगह हमने OQ की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, OR प्लस OS, और QP तो QP ही रह गया। अब जब OR की वैल्यू पुट की तो XI कैप, OS है YJ कैप और QP है ZK कैप। तो ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वही हमारी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो 2 डायमेंशन में क्या देखा था, XI कैप प्लस YJ कैप मिला था, और 3 डायमेंशन में एक और एक्सिस आ गई है, इस वजह से ZK कैप भी ऐड हो गया है। तो ये पोजीशन वेक्टर्स हो गए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अक्रॉस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को डिफाइन किया जा रहा है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी डिफाइन किया जाता है एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो किसी भी पार्टिकल के वेलोसिटी को हम डिफाइन अगर करेंगे तो v वेक्टर
क्योंकि सिंस वेलोसिटी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। v वेक्टर हो गया इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो dr वेक्टर अपॉन dt वेक्टर, इस तरीके से हम किसी वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। अब अगर हम 2 डायमेंशनल सिस्टम की बात करें तो 2 डायमेंशनल सिस्टम में जो पोजीशन वेक्टर होता है उन्हें हम डिफाइन करते हैं एज r वेक्टर से इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जो अभी हमने जस्ट पहले देखा है। अब जब इनको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट मिल जाएगा 2 डायमेंशनल में। तो v इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी जस्ट देखा था, r की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो जैसे ही r की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज हमने क्या पुट कर दिया d बाई डी टी ऑफ व्हाट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये क्या मिल गया डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी जे डी टी जे कैप। तो ये तो एक्स एक्सिस के अक्रॉस हो गया, ये वाई एक्सिस के अक्रॉस हो गया। अब एक्स को जब विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्स डॉट मिल गया और वाई डॉट मिल गया, या कह सकते हैं यही जो कंपोनेंट है हम उन्हें वी एक्स लिख देंगे या डी वाई बाई डी टी को वी वाई लिख देंगे। और जो वी एक्स और वी वाई है वो क्या है कंपोनेंट्स है वेलोसिटी के, कंपोनेंट्स है वेलोसिटी के, किसके अक्रॉस एक्स और वाई एक्सिस के अक्रॉस। तो वी एक्स और वी वाई हमारे एक्स और वाई एक्सिस के अक्रॉस वेलोसिटी कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, दैट इज वो जस्ट डिफरेंशिएशन के वजह से मिल जाएंगे। इसी तरीके से इसी ऑर्डर में अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करें तो 3 डायमेंशनल में पोजीशन वेक्टर को डिफाइन किया जाता है एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के साथ। तो जब हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे तो फिर से डी आर अपॉन डी टी, जब फिर से डी आर अपॉन डी टी किया तो यहाँ पे प्लस एक और आ जाएगा जेड के कैप, तो हमने क्या कर दिया डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप। इन्हें क्या लिख देंगे बस एक बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है तो एक्स डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप प्लस जेड डॉट के कैप लिख देंगे, या इन्हें डी एक्स अपॉन डी टी को वी एक्स आई कैप लिख दिया, डी वाई अपॉन डी टी को वी वाई लिख दिया एंड डी जेड अपॉन डी टी को वी जेड लिख दिया। और ये वी एक्स वी वाई वी जेड क्या है वी एक्स वी वाई वी जेड हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के अक्रॉस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो वी एक्स वी वाई वी जेड क्या है वी एक्स वी वाई वी जेड आर द components of velocity across x, y and z axis respectively। तो ये तो बात हो गई वेलोसिटी कंपोनेंट की। अब बढ़ते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जिस तरीके से वेलोसिटी कंपोनेंट देखा उसी तरीके से हम एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स की भी बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन किसी भी पार्टिकल का कैसे डिफाइंड होता है कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या हम इन्हें डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर के भी रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि d अपॉन डी टी वी क्या होता है डी आर अपॉन डी टी होता है, तो ये क्या हो गया डी टू आर अपॉन डी टी टू। तो इसी रेस्पेक्ट में हमने क्या लिख दिया है डी वी अपॉन डी टी को इस तरीके से। अब 2 डायमेंशनल में वेलोसिटी जस्ट अभी निकाला था, 2 डायमेंशनल में वेलोसिटी निकाला वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, जहाँ पे वी एक्स है एक्स एक्सिस के अक्रॉस वेलोसिटी कंपोनेंट एंड वी वाई है वाई एक्सिस के अक्रॉस वेलोसिटी कंपोनेंट। जब हम इन्हें फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी टी ऑफ वी एक्स आई, क्यों? क्योंकि जस्ट हमें क्या करना है डी वी बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो इन्हें क्या लिख देंगे हम डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स आई प्लस डी बाई डी टी ऑफ वी वाई जे। अब ये जो कंपोनेंट है वो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे हो जाएंगे। ए एक्स आई इन्हें डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिला, तो एक्सेलरेशन वाला कंपोनेंट ए एक्स आई लिख दिया, एंड जब डी वी वाई अपॉन डी टी किया तो वाई एक्सिस के क्रॉस का वाई कंपोनेंट हमें मिल गया एक्सेलरेशन का, तो वो लिख दिया। या फर्दर हम इन्हें एक्स डबल डॉट आई कैप प्लस वाई डबल डॉट जे कैप भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा 2 डायमेंशन में, क्योंकि जब हम वेलोसिटी लिखते हैं तो क्या होता है एक्स डॉट आई प्लस वाई डॉट जे, एक और बार डिफरेंशिएट हो जा रहा है इसमें तो वही डबल डॉट लग जाएगा। तो ये 2 तरीके हो गए एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के। वेरएज़ अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करें तो 3 डायमेंशनल में हमारा जस्ट क्या हो जा रहा है
VZK भी ऐड हो जाएगा। तो फर्दर फिर से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे Vx को विद रिस्पेक्ट टू dt, Vy एंड Vz को, तो हमें तीन कंपोनेंट्स Axi कैप प्लस Ayj कैप प्लस Azk कैप की टर्म्स में तीन कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। और ये जो Ax Ay Az है, ये जो Ax Ay एंड Az है, ये कंपोनेंट्स हैं एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हैं अक्रॉस x, y एंड z एक्सिस। तो ये तो बात हो गई एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स की। इसी तरीके से हम इसी ऑर्डर में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। उसमें जस्ट क्या करना होगा कि अगर हमारे पास, अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अगर हम 3 डायमेंशन के अक्रॉस की बात करें, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस एंड ये z एक्सिस, दो पॉइंट दे दिए हैं, एक पॉइंट P1 एक पॉइंट P2। मान लेते हैं कि P1 का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 z1 है एंड P2 का कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनली पॉइंट P2 पे पहुंच गए, इनिशियली पॉइंट P1 पे है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा P1 P2 वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी डिफाइन कर सकते हैं। वही अगर 2 डायमेंशनल होता तो बस ये वाली वैल्यू हट जाती, तो हमारा क्या हो जाता, 2 डायमेंशन में हो जाता। 3 डायमेंशन में है तो एक और ऐड हो जा रही है, दैट इज z2 माइनस z1 k कैप। तो इस तरीके से हम फर्दर अलग अलग कह सकते हैं 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।